दोस्तों, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी बताई है। इसलिए कहा भी तो जाता है, पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा कहा भी तो जाता है, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। ये तमाम जो सूत्र है, तमाम जो कहावतें हैं, सिर्फ शारीरिक सुख की नहीं है। ये तमाम बातें हमारे स्वास्थ्य को लेकर है। और आज बीच बहस का जो मुद्दा है वो भी आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मानसून का दौर शुरू हो चुका है और मानसून के दौर के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि मानसून के इस दौर में अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। आज बीच बहस में हम आपके लिए लेकर आए हैं मानसून के इस दौर के बीच में मौसमी बीमारियां और उसकी आयुर्वेदिक उपचार। आज इस पर हमसे विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेद के डॉक्टर केवी नरसिम्हा राजू। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस मंच पर, जहां हम देखते हैं कि लगातार मौसम बदलते हैं और मौसम के साथ साथ कई बीमारियां भी आती है। लेकिन सबसे अहम जो हिस्सा देखते हैं कि मौसमी बीमारियां लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मौसमी बीमारियां और आयुर्वेद कितना इसमें कारगर है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लाइमेटिक फैक्टर्स को लेकर के। पूरे साल में 12 महीने जो साल के टाइम पीरियड में जो मौसमी बीमारियां जो होते हैं, पर्टिकुलरली ये क्लाइमेटिक मतलब वर्ष ऋतु में ही ज़्यादा होते हैं। तो वर्ष ऋतु को आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो श्रावण भाद्रपद जो मास है, पर्टिकुलरली मिड जुलाई से जनरली मिड सितंबर तक जो वर्ष ऋतु का मौसम होता है, उसमें ये ज़्यादा बीमारियां मान लीजिए या ज़्यादा बॉडी को लेकर के चेंजेस मान लीजिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स मान लीजिए, ये सारे के सारे बहुत स्पष्ट रूप से दिखने लग जाएंगे। तो इनमें प्रॉब्लम्स बाहर से मान लीजिए, अंदर से या बॉडी के एनर्जी को लेकर के मान लीजिए बहुत क्लियरली हमको दिखेंगे। और बहुत ही सावधानियां बरतते हुए हम अगर खान पान में या जीवन शैली में अगर हम सावधानियां नहीं बरतेंगे तो बहुत ईजीली इसके लिए हम वल्नरेबल बन जाएंगे। मतलब एक तरह से ईजीली हमको इन्फेक्शंस, कंटेजियस डिसीज आने के चांसेस बहुत अच्छे। जी, मौसम जब बदलता है तो संक्रमण का बड़ा खतरा रहता है। तो क्या ये दौर सिर्फ मौसम में, बारिश के दौर में रहता है या फिर जो साल में जो तमाम मौसम परिवर्तन होते हैं? हाँ, सभी मौसमों में ये परिवर्तन, बॉडी के अंदर वाला परिवर्तन, जो एनवायरमेंटल परिवर्तन दोनों रहते हैं। पर बारिश के मौसम में जो परिवर्तन है, ये बारिश एक मीडियम बन जाती है इन कंटेमिनेशंस को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हम ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में लेंगे तो उसमें कंटेमिनेट करने के लिए कोई ज़रिया नहीं होता। पानी जहाँ पे वर्षा ऋतु के पानी है वो कंटेमिनेट करने के लिए एक सोर्स बन जाते हैं, एक मीडियम बन जाता है। तो इसमें कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, कंटेजियस डिसीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मलेरिया मान लीजिए, टाइफाइड मान लीजिए, और बहुत सारे डिसीज़ जो वात और पित्त को रिलेटेड जो डिसीज़ है, बहुत सारे वर्षा ऋतु का चांस लेते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि त्रिदोष जो होते हैं, वात, पित्त और कफ, तो क्या इस दौर में इनका ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं? हाँ, तो जैसे आयुर्वेद में वात पित्त दोष है, पर्टिकुलरली वर्ष ऋतु में वात दोष का प्रकोप होता है और पित्त दोष का संचय होता है। पित्त दोष एक मीडियम लेवल पे आकर के रुक जाता है और वात दोष डोमिनेट कर लेते हैं, पर्टिकुलरली इस वर्ष ऋतु में। और वर्ष ऋतु में वात दोष जैसे प्रकोप हुआ, वात दोष के रिलेटेड ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनते हैं। लेकिन दर्शकों को थोड़ा सा हम ये समझाना चाहेंगे कि आखिर वात दोष होता क्या है? सबसे बड़ा यहीं पे आखिर दर्शक कहीं ना कहीं वात दोष का मतलब देखिए, एक सूखापन, खालीपन, एक चंचल स्वभाव वाली स्थिति, ये बनते हैं। ये अंदर से मतलब शरीर को अंदर से बनने लग जाते हैं। वो क्यों होता है? जैसे कि गर्मी के मौसम में जैसे डाइजेस्टिव कैपेसिटी ये सारे बहुत कम रहता है और वर्ष ऋतु में और भी कम रहता है। और कम रहने के कारण, डाइजेशन कम रहने के कारण वात में कई सारे 5 तरीके के जो वात है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनमें जो ताकत होना चाहिए वो नहीं होता। और इसको लेकर के हम अगर डाइट प्रॉपरली नहीं रखेंगे, वर्ष ऋतु को लेकर के जो डाइट रखना चाहिए डाइजेशन को लेकर, वो नहीं रखेंगे तो वात का एक तरह से मान लीजिए पेन्स, मतलब क्लिनिकली जो लोगों की भाषा में अगर बताऊं तो पेन के रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, इंडाइजेशन से पेन होना,
या ज़्यादा सूखापन से, ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से जो पेन्स होना, ये सारे पेनफुल कंडीशंस वर्ष ऋतु में बहुत ज़्यादा दिखेंगे। जहाँ आपने खान पान की बात की, तो वर्षा ऋतु हम देखते हैं भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसमें खान पान का अलग अलग एक तरह से हम क्या मेन्यू तैयार है भारतीय संस्कृति में। तो क्या बारिश के दिनों में किन किन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल हम करें, किन किन से बचें? हाँ, बारिश के मौसम में जैसे मैंने बताया था, अग्नि जो भी है वो स्टेबल कंडीशन में रहता है, कम रहता है, बल्कि एनर्जी भी कम रहता है। एनर्जी जैसे जैसे दिसंबर का मौसम आएगा तो एनर्जी बढ़ेगा, जनरली ये होता है बॉडी के अंदर। पर जैसे एनर्जी कम है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम है, हमको ऐसी चीज़ें लेना है जो अग्निदीपन को करे, मतलब डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ाए, साथ साथ में वात दोष को कम रखे, वात दोष को शमन भी करे। जैसे कि घी और तेल वाली चीज़ें ले सकते हैं, पर मॉडरेटली ले सकते हैं। जैसे वात दोष में क्या बोलते हैं, मधुर आम्ल लवण, जो त्रिदोष होता है, तत्राध्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफः कषाय तिक्त मधुरः पित्तमन्यते। ये एक श्लोक है जहाँ पे हमको सारे चीज़ें आ जाएंगे, जहाँ तत्राध्या मारुतम मतलब त्रिदोष, जो पहले 3 रस है, मधुर रस, आम्ल रस, लवण रस, ये रस वाले जो खाद्य पदार्थ है वो लेने से वात दोष शमन होगा। मधुर रस मतलब मीठे चीज़ें, आम्ल रस जो खट्टापन हो, लवण रस जो नमकीन हो, ये चीज़ें लेने से क्या होता है, वात दोष का शमन होगा। पर ये चीज़ें ऐसे भी नहीं लेना जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ही गर्मी पैदा हो जाए। तो इसीलिए मॉडरेट लेवल पे आप खाली मिर्च हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, इन चीज़ों को अग्निदीपन मतलब डाइजेस्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के हिसाब से लेना है, साथ साथ में उसके घी और तेल मिलाते हुए, और ईजिली डाइजेस्ट हुए वाले चीज़ें जैसे कि अभी चावल हो गया और अनाज हो गया, जो भी अनाज है, तो इनको हल्के में लेना चाहिए। जैसे कि चावल है उनको हल्का सा भून के लेना पड़ेगा, पुराना चावल लेना पड़ता है, और दालों में से मूंग दाल ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इसमें क्या है, लाइट भी रहेगा और वात शमन भी होगा और अग्निदीपन भी होगा। तो इसलिए सावन के जो दौर होता है उसमें लोग ज़्यादातर स्प्राउट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्प्राउट्स, मूंग दाल। तो जैसे हरे पत्ती की जो सब्जियां होती है, अक्सर हम देखते हैं कि जब बारिश का दौर होता है मार्केट में भी वो कम बिक्री होती है, लोगों में भी कहीं ना कहीं कई तरह की भ्रांतियां कि भाई इसमें कीड़े होंगे या फिर इसे लेकर क्या आयुर्वेद क्या कहता है? हाँ, हरी पत्तियों में हेवीनेस आता है इस मौसम को लेकर के। वर्ष ऋतु में हरी पत्तियों में हेवीनेस रहता है, ओके, क्योंकि एक तामसिक गुण रहता है, एक ह्यूमिड रहता है, नमी रहता है क्लाइमेट में, वो नमीपन हरी पत्तियों में ज़्यादा दिखता है, और वो जो हेवीनेस है वो सारे के सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहता है। तो उनको अगर लेना है रेगुलर तौर पे तो अच्छे से उनको उबालना पड़ेगा और बहुत बारीक काट के लेना पड़ेगा, है ना। तो ले सकते हैं बट बहुत कम उनके हेवीनेस को लेकर के हैं। एक और हम देखते हैं कि जब बारिश का दौर शुरू होता है, मौसम बदलता है, तो अक्सर कहा जाता है कि ज़मीन पर बैठना नहीं चाहिए, लेटना भी नहीं चाहिए। ये मतलब ये या भ्रांति कहें या फिर आयुर्वेद में इसे लेकर भी कोई प्रावधान? बैठने वाली चीज़ तो आयुर्वेद में ऐसे, आयुर्वेद में कोई सिस्टम में ऐसे नहीं बताते, बट ये इसलिए अवॉइड करेंगे। ज़मीन की बात, हाँ हाँ, फर्श पे बैठने का जो मना है, जो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे भी बैठेंगे आप, पहली चीज़ ये है कि गीलापन रहता है ना, और मड कीचड़ ये जब भी रहता है तो डेफिनेटली कंटेमिनेशन होने के चांस है, मच्छर वच्छर वहाँ रुकने का चांस है, एग लेइंग पीरियड भी होता है, तो कंटेमिनेशन और स्प्रेडिंग, इनको लेकर के हम नीचे बैठना मना करते हैं। और मस्किटोज जो उड़ते हैं जनरली 3 फीट 5 फीट तक, उससे ज़्यादा हाइट नहीं जा पाते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के उस हाइट से नीचे नहीं बैठने। भारतीय जो रसोइयाँ हैं, कहा जाता है कि ये एक छोटी वेधशाला है, तो इसे आप कैसे, आयुर्वेद में कैसी ये औषधि के तौर पर कैसे काम करते हैं मसाले? सारे मसाले जैसे हमने जिक्र किए थे अभी, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, काली मिर्च हो गया, और हरिद्रा जैसे कि हल्दी हो गया, ये सारे के सारे एक तरह से मेडिसिन है। इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जहाँ पे कंटेमिनेशन के जो भी डिसीज़ेस है, वायरल डिसीज़ पर्टिकुलरली अगर लेंगे तो उनके रिलेटेड जो भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, इन चीज़ों से कम हो जाएगा। आप सर्दी जुकाम वाले, मेन अगर वर्षा ऋतु का अभी जैसे चल रहा है डिस्कशन, तो उसमें सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इन चीज़ों का ज़्यादा ये रहता है, स्प्रेडिंग रहता है, तो इसमें वायरल इन्फेक्शंस ही मेन कॉज है इनके लिए। तो इन वायरल इन्फेक्शन के जो भी हम किचन में यूज़ करने वाली सारी चीज़ें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ वाले हैं। हाँ, सारे। एक और कहावत है आयुर्वेद में, कहा जाता है कि खाना ही दवा है और दवा ही खाना है। ये किस पर्पस में कहा गया है आयुर्वेद?
हाँ, खाना दवाई इसलिए क्योंकि आप जो भी खाएंगे डाइजेशन को लेकर के, आपके पेट को देख करके खाएंगे, टाइम को देख करके नहीं खाना है। आप सुबह हो गया नाश्ता करना है, दोपहर हो गया लंच करना है, इस चीज़ को छोड़ करके भूख के हिसाब से खाएंगे तो वो दवाई बन जाएगा, है ना। और दवाई एक तरह से तभी खाना ज़रूर पड़ेगा जब आप इन चीज़ों को मतलब क्रॉस करते हुए करोगे, तो दवाई के रूप में खाना को भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये हल्दी, ये सारे चीज़ें कुछ ज़्यादा लेंगे, सूप ज़्यादा बनाएंगे, उबले हुए सब्जी ज़्यादा लेंगे, ये सारे फिर दवाई बन जाएंगे। हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए उसके बाद में चीज़ें बदली, लोग सलाद के खाने से पहले सलाद का इस्तेमाल करने लगे, फ्रूट्स पर ज़्यादा आने लगे। क्या मौसम में भी परिवर्तन के साथ इनमें भी बदलाव करना ज़रूरी? बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष ऋतु में पर्टिकुलरली सैलड्स मना है एक तरह से। वर्ष ऋतु में जैसे हमने हेवीनेस, जैसे जठराग्नि कम है, जैसे डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम है, तो जो भी आप लेते हो डेफिनेटली अग्नि संपर्क होना चाहिए, डेफिनेटली उबलना चाहिए। बेसिकली मतलब मिनिमम लेवल पे उबलना चाहिए। आप डायरेक्ट सीधा सलाद लोगे, जो भी खीरा ककड़ी टमाटर जो भी लोगे, एसिडिटी बनने का चांसेस रहता है, मतलब अम्लपित्त बनने का चांसेस रहता है, डाइजेस्टिव इम्पेयरमेंट बनने का चांस रहता है, जिसकी वजह से फिर बॉडी पेन्स, घुटनों में दर्द आना, है ना, ये आम बात के, और स्किन डिजीज आना, ये सारे चारों होते हैं। तो फ्रूट्स में भी ऐसा कुछ है? फ्रूट्स में भी है ना, जैसे कि ज़्यादा खट्टे वाली चीज़ें नहीं लेंगे। फ्रूट्स में जनरली जो सीजनल फ्रूट्स है, जैसे कि समर वाले सारे चीज़ें नहीं लेना है। वाटरमेलन हो गए, ये सारी चीज़ें मना है। लोग अक्सर भी हम देखते हैं कि आम बड़े चाव से खाते हैं इस मौसम। हाँ, पर ये एंडिंग सीज़न होता है एक तरह से। आम जो आता है तो वो गर्मी में आता है, ये एंडिंग होता है, तो इसमें खाएंगे तो मीठा वाला है ना। उसके बाद अगर दूध पीना है तो शेक के हिसाब से पी सकते हैं, दूध मिला के फ्रूट्स में नहीं खाना है इस मौसम में पर्टिकुलरली, है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है कि जब बारिश की बूंदें गिरती है तो उन पर कुछ प्रभाव रहता है, बारिश की बूंद गिरने से फलों पे हम बात करें या खाने की जितने भी सलाद वगैरह सब्जियां हैं? डेफिनेटली होता है, बट ये देखिए कई लोगों का अभी कुछ रिसर्च भी हुआ है, मतलब कंट्री और रीजन, वर्ल्ड के रीजन के हिसाब से चेंज हो रहा है, बट थोड़ा हेवीनेस होगा उनमें। ये हेवीनेस जो भी फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, बारिश के मौसम में बारिश के पानी गिरने से थोड़ा हेवीनेस बनता है उसमें, तो उनको लाइट करने के लिए डेफिनेटली हम अग्नि संपर्क करना ही करना है। फ्रूट्स को लेकर के लाइट फ्रूट्स, हेल्थी जो खट्टा नहीं हो, ऐसे वाले फ्रूट्स लेंगे ताकि पित्त का डिस्टर्बेंस ना हो करके वो अच्छा रहेगा। हम देखते हैं कि हर्बल्स जो ज़्यादातर अब हम इस्तेमाल करने लगे हैं हर चीज़ में, हर्बल्स में तमाम चीज़ें आ गई, लेकिन मार्केट में जो हर्बल्स हमको मिल रही है, जैसे हम कहीं से भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, एक वो हो गई और एक सीधे हम वनस्पतियों से लेकर आते हैं हर्बल्स। कितना आप मानते हैं कि वो सेम जो उसके अंदर पोटेंशियल है, सेम सॉल्ट है, वो मिल पाता है? देखिए हर्ब्स में पर्टिकुलर मेडिकल हर्ब्स अगर लेंगे तो एक प्लांट का एक पार्ट एक पर्टिकुलर सीजन में ही कलेक्ट करना होता है ना। कल्टीवेशन कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, पर पार्ट्स का कलेक्शन जो भी है अलग अलग बताया गया है आयुर्वेद में। मतलब किसी प्लांट का फ्लावर एक सीज़न में लेना है, रूट्स को एक सीज़न में, पत्तों को एक सीज़न में कलेक्ट करना पड़ता है, तभी उनमें वो वीर्य, वो गुण सारे दिखेंगे। ऐसे कि सेम वर्ष ऋतु में जो सीजनल कल्टीवेशन है उन्हीं को लेना है, जो अनसीजनल है वो बिल्कुल नहीं लेना। कभी मतलब आप अगर सब्जियों की दुकान जाएंगे तो नॉर्थ में ये जैसे कि इस मौसम में जो यहाँ के फ्रूट फल के अलावा भी साउथ वाले भी मिल जाते हैं, वहाँ का मौसम अलग है, तो लोग क्या है मतलब बेचने के हिसाब से, बिजनेस करने के हिसाब से वहाँ से लेके आते हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। जी, मौसम में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं, खासकर हम देखते हैं बच्चों में ये बीमारियाँ कई तरह से बढ़ जाती है, बुज़ुर्गों में भी बादल आ जाने से कई तरह की, और जो हम देखते आ रहे हैं पुरानी जो हम रिचुअल्स वो देख रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ बच्चों को या फिर बुजुर्गों को ये इनसे ज़्यादा परेशान? बच्चे बुजुर्ग दोनों एक एक्सट्रीम लेवल है, लाइफ के एक एक्सट्रीम स्टेजेस हैं, तो दोनों स्टेजेस में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होके ही रहता है। तो जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, जो जनरल बैक्टीरिया, जनरल वायरस भी अटैक करने लग जाते हैं। नॉर्मल तो बैक्टीरिया वायरस रहता ही रहता है, एक मिडिल एज आदमी को इतना क्यों नहीं होता है, बच्चों को क्यों होगा, बूढ़े लोगों को क्यों होगा, दोनों में इम्यूनिटी कम है तो अटैक करेंगे। सेम पानी आप पिएंगे, बच्चे भी पिएंगे, बच्चों को सर्दी होता है, हमको क्यों नहीं होता, ये है कारण। दूसरा, पर्टिकुलरली अगर ये वर्ष ऋतु को लेंगे तो जनरली वायरस प्रिडोमिनेटली रहने वाला कंडीशन है, क्योंकि वायरस को ह्यूमिड वाला क्लाइमेट चाहिए होता है, तो वायरस वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है,
डेवलप हो जाता है एंड डिवाइड हो करके फिर स्प्रेडिंग ज़्यादा होता है और जहाँ पे जिनको इम्यूनिटी कम है अटैक करने लग जाता है। जब हम बात करते हैं हम लगातार देखते हैं कि कोविड का सीज़न भी आया, तो वहाँ पर भी देखें कि लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसके शायद कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव रहा है। बिल्कुल। तो क्या रहे कि इस मौसम में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रखे और ऐसी कुछ चीज़ें जिनको रोज़मर्रा के अपने जीवन में चयन करे तो आगे बढ़े। हाँ, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देखिए, जैसे कि किचन का भी जिक्र किए थे, जनरली डेली इस सीज़न में आप स्वेदन करेंगे, स्नेह नस्य कर्म और स्वेदन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। पंचकर्म के हिसाब से देखेंगे तो वस्तिकर्म बहुत ही प्रभावशाली है। वस्तिकर्म करके एक पंचकर्म है और उसके अलावा घर पे जो घरेलू वाले नुस्खे में हल्दी डाल के पानी उबाल के उससे स्टीम करेंगे, भाप लेंगे तो बहुत असरदार है। मतलब उससे क्या होगा, नमीपन रहेगा, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नमीपन रहेगा और जो भी वायरस म्यूकोजा में अगर बैठ गया वो भी निकल जाएंगे और अल्टीमेटली सर्कुलेशन इम्प्रूव हो करके वहाँ पे इम्यूनिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, लोकली सेंट्रली। और इंटरनल जो अगर चीज़ें कुछ लेना है तो इन चीज़ों में देखिए एक डाइजेस्ट इम्प्रूव करते हुए लेने पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऑलरेडी प्रॉब्लम है आपको, आप वहाँ पे च्यवनप्राश ले सकते हो, चित्रक हरित की नाम से दवाई है, तालिसादी चूर्ण है, सितोपलादी चूर्ण है, कई सारे ऐसे मेडिसिन है जो रेगुलर तौर पे लेते हुए आप इम्यूनिटी इंटरनली बढ़ा सकते हो। और एक्सटर्नली के लिए जैसे हमने डिस्कस किया, स्टीम करना बहुत इम्पोर्टेंट। हम देखते हैं एलोपैथी की और लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। आपका भी एक लंबा करियर इसमें रहा है और आपने जब करियर की शुरुआत की तब तक आप देखते हैं कि क्या आयुर्वेद में एलोपैथी के जैसे नई कुछ विकसित बदलाव हुए हैं? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ है। जैसे 22-23 साल का जो प्रैक्टिस है, शुरुआत में तो लोगों को अवेयरनेस भी बहुत कम था। अभी जाकर के लोगों को इतना अवेयरनेस है और कई प्लेसेस में हम देख सकते हैं कि साउथ अगर जाएंगे तो वहाँ पे लोग सीधा इतना अवेयरनेस है कि OTC जो कॉम्पाउंड्स ओवर द काउंटर वाला जो कॉम्पाउंड्स है, आयुर्वेदिक कॉम्पाउंड्स बहुत इजीली लोग जाके लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया, मतलब बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन, मतलब मेडिसिन भी इतना आसानी से मिल रहा है कि लोगों का अवेयरनेस के हिसाब से बहुत आने से खांसी हुआ, बुखार हुआ, ईजिली जाके ले रहे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 20 साल में बहुत ही अवेयरनेस बढ़ गया। बहुत कॉलेज एजुकेशन के हिसाब से बहुत कॉलेज बढ़ गए और एजुकेशन में PG PhD लेवल्स भी आ गए एंड बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स बन गए थे। एंड मेडिसिन का जो क्वालिटी है और कल्टीवेशन है और फॉर्मुलेशंस है, जैसे कि कैप्सूल में, टैबलेट फॉर्म में और काढ़ाओं को भी चेंज करते हुए टैबलेट फॉर्म में बना रहे, एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बन रहे। तो इसको लेकर के डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा इज़ ऑन पार विद अदर सिस्टम, पर्टिकुलरली एलोपैथी सिस्टम। हम देखते हैं कि विश्व का ये प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद हमारा, जो हमने देखा है। लेकिन अभी भी लोगों में, हम आपने जब बात की जागरूकता की लोगों में, तो हम कई क्षेत्रों में देखते हैं कि अभी भी लोग एलोपैथी की ओर जल्दी से जाते हैं। क्या ये माना जाए कि आयुर्वेद में जो इलाज है वो थोड़ा सा स्लो है अभी तक? और फिर है भी तो लोगों को कैसे इस बात की सेटिस्फेक्शन दी जाए कि आपका इलाज इससे संभव है? सिंपल चीज़ है, हर एक सिस्टम का अपने अपने सीमाएं होते हैं। पहली बात ये समझना चाहिए लोगों को कि अपने अपने अभी किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो ये नहीं बोल सकते आयुर्वेद पे आओ हम मसाज करेंगे, नहीं बोल सकते। तो कई पेशेंट्स मान लीजिए एलर्जी वाला कंडीशन अगर लें तो हम एलोपैथी में जाएंगे तो जो वो लोग देंगे, मैं दिस इज़ नॉट कंपैरिजन, जनरली जो देते हैं एंटीबायोटिक्स मान लीजिए, स्टेरॉइड्स मान लीजिए, एंटीहिस्टामिन्स मान लीजिए, वो 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए दिया, जैसे मेडिसिन स्टॉप हो गया तो तुरंत फिर से सिम्टम्स आने लगे, फिर यूज़ किया, ऐसे 4-5 महीने हो जाएगा। तो वही पेशेंट अगर आयुर्वेद में आएगा तो हम पहले ही बोलेंगे कि आपको 4-5 महीने लगातार यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होता है, एलोपैथिक सिस्टम में डिस्क्लोज नहीं होता। एक बार एक सेट ऑफ कोर्स दे दिया तो उसके बाद 10-15 दिन में ठीक हो, लोगों को लगेगा कि ठीक हो जाएगा, पर ठीक होने के बाद फिर दवाई जैसे रुक गया फिर वापस आने लग जाता है। यहाँ पे हम ये बोलते हैं होलिस्टिकली पेशेंट को सोचते हैं, आप अंदर से ठीक हो, आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो, उसके लिए करीब 3 महीने 6 महीने लगेंगे, उतने दिन यूज़ करना पड़ेगा। तो लोगों को लगता है कि 3-6 महीने बहुत ज़्यादा है, शुरुआत में अगर बोल दिया एक साथ 3-6 महीने बहुत ज़्यादा है, पर उतना ही टाइम वहाँ पे भी लग रहा है। ये पेशेंट तभी रियलाइज़ करेगा जब उनको सिम्टम्स में रिलीफ आएगा। हम एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को इस तरीके से।
आयुर्वेद में हम देखते हैं कि आयुर्वेद जहाँ हम बात करते हैं तो सिर्फ आयुर्वेद सिर्फ वनस्पतियों का ही तक नहीं है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद और योग एक साथ रहे तो उसका कई गुना महत्व बढ़ जाता है और कई फायदे भी होते हैं। डेफिनेटली। तो उसे लेकर मौसमी जो बीमारियां हैं, क्योंकि आपने कहा कि ज़मीन फर्श पर नहीं बैठ सकते, तो किस तरीके से अपने आप को बूस्ट रख सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज दिन की इनके साथ करें? सिंपल है, यहाँ पे इस मौसम पर्टिकुलरली प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो भी है, और जो बेसिक एक्सरसाइज जैसे कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने वाले चीज़ एक्सरसाइज आसन है, जैसे कि एक भुजंगासन, ताड़ासन हो गया है ना, और चक्रासन हो गया। ये चीज़ें क्या है, बॉडी के एंटीरियर पोस्टीरियर टॉर्सो को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। एट द सेम टाइम प्राणायाम जो अनुलोम विलोम हो गया वो अंदर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकत देगा। तो ये चीज़ें काफ़ी है आपको रेस्पिरेटरी, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो वर्ष ऋतु के रिलेटेड है उनको रोकने के लिए। हम देखें कि अभी हमने कोविड का जिक्र किया, एक बहुत बुरा दौर गुजरा, लेकिन अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं कि वो अब अपने घर की रसोई में, अब जब ने बात की कि काढ़ा वगैरह ये नॉर्मल एक तरह से इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन अभी भी कई लोगों में ऐसा है कि कई चीज़ों को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। उसे लेकर क्या वो आयुर्वेद की सलाह ले, कैसे लोगों पहचान पाए कि कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी जो वनस्पति है वो उनके काम आ सकती है? देखिए, जहाँ तक जो भी चीज़ है किचन में मिलता है या जो भी फ्रेंड सजेस्ट करते हैं, जो भी सजेस्ट करते हैं उन चीज़ों को एक लिमिटेशन में लेंगे, लिमिटेशन लेना चाहिए। उसके अबो अगर ले रहे हैं उसके लिए आपको डॉक्टर का सुपरविजन चाहिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। उनके अलावा अगर ले रहे हैं डेफिनेटली कोई भी नॉर्मल चीज़ पॉइजन बन सकता है। ठीक है। हमने देखा कि खान पान तो अपनी जगह है आयुर्वेद में, लेकिन आयुर्वेद की कुछ ऐसी और जो पद्धतियां हैं, जैसे कोई संक्रमण के साथ हो रहा हो या और कोई गंभीर बीमारियां हों, उसके लिए किस तरीके से आयुर्वेद का सहारा ले सकते? क्योंकि अभी हमने देखा कि पहले भी कुछ समझ में आया कि कैंसर का इलाज भी संभव हुआ, कई और इलाज भी संभव हुआ। तो ये जो बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए आयुर्वेद आगे का क्या विजन है? आयुर्वेद में दवाई जो भी है, जड़ी बूटी है, वो एक एरिया है, एक ही एरिया है। आयुर्वेद में कई एरियाज है। आयुर्वेद में सर्जरीज भी है, क्योंकि सर्जरी का फादर ऑफ सर्जरी खुद सुश्रुताचार्य है, जिनका फ़ोटो अभी भी हम कई जगह देख सकते हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो ऑपरेशंस के अलावा, दवाइयों के अलावा पंचकर्मा करके एक एरिया भी है जहाँ पे बॉडी का अंदर से शुद्धि होता है। वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त, मोक्षण करके 5 प्रक्रियाएँ हैं, जहाँ पे दवाइयों के साथ हम वमन कराते हैं, मतलब उल्टी कराने वाला, दस्त लगाने वाला, वस्ति करके जो गुद मार्ग से देने वाला दवाई है, जिनसे हम बहुत क्रॉनिक से क्रॉनिक वाले डिसीजेस और इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज, ऑटो इम्यून कंडीशंस, कैंसर जैसे कंडीशंस में भी हम बहुत अच्छे सुधार पा सकते हैं, और डिसीज़ को हम प्रोग्रेशन से बचा के डिले भी कर सकते हैं। डिसीज़ का प्रोग्रेशन पैथोलॉजी डिले कर सकते हैं। जहाँ पे लोगों को मतलब 6 महीने का लाइफ है, वहाँ पे करीब 2 साल, 3 साल, 5 साल भी बढ़ा सकते हैं। समय थोड़ा सा कम है, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संदेश आप लोगों तक पहुँचाएंगे आयुर्वेद को लेकर? और एक और चीज़ है कि जब मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम है, जब पर्यावरण संरक्षण रखेंगे तभी हमारी वनस्पतियाँ जिंदा रहेगी, उसी के साथ में हम आयुर्वेद को भी बढ़ावा दे सकते। एक मैसेज यहाँ के तमाम लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। आयुर्वेद को आप जड़ी बूटी के हिसाब से मत देखिए। आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल है जो हज़ारों साल से आ रहा है, और उसके अपनाइएगा और नेचुरली जीने के लिए कोशिश कीजिएगा और बॉडी को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो दर्शकों, जहां हम बात कर रहे थे मौसमी बीमारियों और उसकी आयुर्वेदिक उपचार को लेकर, तो आज हमारे साथ बीच बहस के इस खास कार्यक्रम में हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर केवी नरसिम्हा राजू, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद कितना कारगर है और किस तरह से इन बदलते मौसम में जो बीमारियां आप लोगों को लग रही है उनसे कैसे निदान पाया जा सकता है। इसके साथ ही आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है, इसे संजोए रखने के लिए भी आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेद हमारी एक पद्धति है जिसे लाइफ स्टाइल में लाना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल बीच बहस में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे देनी इजाज़त। और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे, इनके साथ भी बात करते हुए काफ़ी अच्छा लगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दूरदर्शन के इस मंच पे आप आए, नमस्कार।